Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से होंगे। तो जैसे आप जानते हैं, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है राइज ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। तो उसमें जो पिछले जो लेक्चर्स मैंने दिए हैं, तो मैंने आपको बताया था ग्लोबलाइजेशन के बारे में, या ग्लोबल वर्ल्ड कैसे वजूद में आया। तो उसके जो डिफरेंट फेजेस थे उसमें मैंने आपको बताया था, प्री मॉडर्न वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड। तो आज का जो लेक्चर है हम उसमें बात करेंगे इंटर वॉर इकोनॉमी की। जो वॉर हुआ यूरोप में, उसको हम कहते हैं वर्ल्ड वॉर। तो जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो 1914 में हुआ और उसका खात्मा 1918 में हुआ। उस वार ने कैसे इकोनॉमीज को अफेक्ट किया पूरी दुनिया के, और क्या क्या चेंजेस लाए, कैसे उसने जो इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म किया, वो हम आज पढ़ेंगे। और जो वार के बाद जो रिकवरी कैसे हुई, हम कहते हैं पोस्ट वार रिकवरी। और साथ ही साथ एक और चीज़ जो वार के बाद हमें देखने को मिली, ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या था, तो उससे कैसे दुनिया की जो इकोनॉमीज थी वो कैसे अफेक्ट हुई, तो हिंदुस्तान पर उसकी क्या असरात पड़े। तो हिंदुस्तान में ग्रेट डिप्रेशन से क्या क्या जो चीज़ें हुई है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इंटर वॉर इकोनॉमी। ये वॉर पीरियड जो था 1914 से लेकर 1918 तक। जैसे आप जानते हैं, पिछले क्लास में भी आपको बताया, यूरोप में जो एक बहुत बड़ा जो वार हुआ, तो वर्ल्ड वार भी कहते हैं, ग्रेट वार भी कहते हैं, ये 1914 में हुआ। और उसमें दो ग्रुप थे यूरोप के, एक तरफ रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, और उसके साथ फिर और भी कंट्रीज जुड़ी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, तुर्की, ये दूसरे ग्रुप में थे। ये जंग चूँकि अगर हम देखेंगे 4 साल तक चला, लेकिन उस जंग में क्या हुआ, ये जंग जो जिन कंट्रीज के दरमियान लड़ा गया वो सब इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे। इसका ये हम कहेंगे कि जो जंग में जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे वो डेवलपर्ड थे, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे। और वो जो जंग हुआ उसकी जो इंटेंसिटी को हम देखते हैं, उससे पहले इस तरह का जंग कभी नहीं हुआ। तो ये जंग एक मिसाली जंग था जिसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लॉस भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी हुआ। यानी जानी और माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ, क्योंकि उस जंग में पहली बार वो वेपन्स इस्तेमाल किए गए जो पहले इस्तेमाल नहीं हुआ करते, जो पहले नहीं होते। जैसे मशीन गन का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह आप देखते हैं उसमें जो वार में और जो बहुत सारे जो केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया गया, एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल पहली बार किया गया, टैंक्स का इस्तेमाल किया गया। तो उस जंग में ये चीज़ें जो इस्तेमाल हुई ये पहले नहीं हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी लॉस हुआ, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया। तो जैसे अब एक अंदाजे के मुताबिक 9 मिलियन पीपल डाइड और वर किल्ड, जो मारे गए इस जंग के दौरान 9 मिलियन पीपल। इसी तरह तकरीबन 20 मिलियन जख्मी हो गए, डिसेबल्ड हो गए। तो यहाँ बात जो करते हैं, जो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया, उसको जब उसकी लॉस को देखते हैं, जब उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं जंग की, तो हम कभी इसको टोटल वार नहीं कहते। लेकिन यहाँ बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो हम उसी के साथ उसको रिलेट करेंगे। जो लॉस हुआ है, जो
मारे गए जंग में, तो वो कौन लोग थे? अगर हम अच्छी तरह से देखेंगे, ये वो लोग थे जो स्किल्ड पर्सन थे, जो एबल बॉडीड थे, जो ब्रेड अर्नर्स थे, जो यंग जनरेशन थी, जो जंग लड़ रहे थे, जो अपनी फैमिली के लिए सोर्स ऑफ इनकम थे। तो उनका नुकसान होना, उनका लॉस होना, ये लॉस कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा लॉस, जो वेरिंग स्टेट थे या जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व थे। सो एक तो ये जो ह्यूमन लॉस हुआ या जो रिसोर्स का लॉस हुआ, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कंट्री जंग में इन्वॉल्व थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इंडस्ट्रीज को रिस्ट्रक्चर किया, उन्होंने इंडस्ट्रीज को उन चीजों पर लगाया जो वार रिलेटेड गुड्स, जो वार रिलेटेड, जो वार में काम आते थे गुड्स, उन्हीं को बनाने के लिए इस्तेमाल। लिहाजा जो कंज्यूमर गुड्स थे वो ज्यादा नहीं बना रहे थे, और इस तरह वही चीजें इंडस्ट्रीज बनाती थी जो इस्तेमाल होती। डिमांड बढ़ गई, ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ गई, तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किए गए इंडस्ट्रीज में, चूंकि ज्यादा गुड्स बनाने थे, इसलिए मैन पावर की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किए गए, चाहे वो फौज में या इंडस्ट्रीज में। इस तरह ये वार में पूरी तरह से जो इकोनॉमी से ट्रांसफॉर्म हो गई। लिहाजा जब वार खत्म हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ वार, सिचुएशन क्या है, जब उन कंट्रीज ने जो वेरिंग स्टेट्स थे, हम यहाँ ये बात नहीं करेंगे कि जंग किसने जीता और किसने हारा, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में पता है। जो वेरिंग स्टेट्स थे उनमें एक ग्रुप था जो जर्मनी और उसके जो इत्तेहादी थे उन्होंने जंग हारा, जो ब्रिटिश, बाद में अमेरिका भी उसके साथ जुड़ा, जो ये ग्रुप था उन्होंने जंग जीता। लेकिन जो दोनों ग्रुप्स की हम बात करेंगे, जब उन्होंने पोस्ट वार, जब उन्होंने रिकवरी की, जब वार के बाद वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने ये काफी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था कि वो अपने आप को पहली वाली लाइन पर दोबारा कर, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी ये उन 4 साल में जो वार रिलेटेड गुड्स बना रहे थे, आप उनको अपनी जगह पर लाना मुश्किल था। इस दौरान इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, इस दौरान जापानीज जो गुड्स थे उन्होंने मार्केट को ऑक्यूपाई किया था, और वो यूरोप में फैल रहे थे उनके जो प्रोडक्ट्स। तो इस तरह जो मार्केट दैट वाज प्री ऑक्यूपाइड बाय जापान एंड इंडिया, सो इस तरह काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ जो हम देखते हैं, ब्रिटेन में क्या हुआ, जो इमरजेंसी जो रिक्रूटमेंट की गई ड्यूरिंग वार, तो पोस्ट वार जब इंडस्ट्रीज को वापस अपनी जगह लाया गया, तो वहां इतनी गुंजाइश नहीं थी कि इतने लोगों को जॉब प्रोवाइड किया जाए। लिहाजा जो आर्मी जॉब प्रोवाइड किए गए थे उन लोगों को काम से निकाला गया। इस तरह आप देखते हैं तकरीबन ब्रिटेन में 1920s की बात करेंगे, हर 5 में से एक आदमी ने अपनी जॉब खो दी। इस तरह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और दूसरी तरफ जो लोग मारे गए थे तो उनकी फैमिलीज का सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया, ये दूसरी प्रॉब्लम थी। इसी तरह अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे, एग्रीकल्चर में भी ऐसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि जो वार के दौरान, जो बिफोर वार अगर हम बात करेंगे, बिफोर वार एक तो जो वेस्टर्न यूरोप में वहाँ फूड से आती थी वो ईस्टर्न यूरोप से आता था, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से या और कंट्री से आता था फूड। लेकिन ड्यूरिंग वार ईस्टर्न यूरोप की सप्लाई भी खत्म हो गई थी, तो जब वार के बाद उस सप्लाई को बहाल किया गया तो फूड ज्यादा से ज्यादा आने लगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस कम होने लगे। और तीसरी बात जो हम करेंगे, इस तरह जब हम देखेंगे, अगर एग्रीकल्चर की बात करेंगे, जब प्राइसेस कम होने लगे तो एग्रीकल्चरल जो सेक्शन था तो उन्होंने काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ा।
क्योंकि ये उनकी इनकम थी, तो इनकी इनकम भी खत्म होने लगी। इसी तरह जब हम देखते हैं एक और चीज जो थी, जो मास प्रोडक्शन हुई, मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जैसे हम बात करेंगे हेनरी फोर्ड की। उसने क्या किया, उसने एक स्लॉटर हाउस के जो कॉपी पर उसको कॉपी किया कि कैसे वहां बहुत सारे एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता था, फिर उनको जल्दी जल्दी उनको साफ किया जाता था, फिर जो मीट वगैरह वो तैयार किया जाता था और पैक किया जाता था एक ही जगह पर। तो उसने उसी जो मॉडल को अपनी कार प्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह अगर हम देखते हैं जो हेनरी फोर्ड का जो मॉडल है, तो प्रोडक्शन, जो कार प्रोडक्शन वो काफी ज्यादा बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि हम अगर कहेंगे तकरीबन जो हेनरी फोर्ड के मॉडल को जो स्लॉटर जो मॉडल को इस्तेमाल किया गया, तो उसमें हर 3 मिनट के बाद एक कार तैयार होती थी। इस तरह 3 मिनट में एक कार तैयार होना, तो ये इसमें इतने वर्कर जो उसको काफी ज्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसको अलर्ट रहना पड़ता था कि मेरा क्या काम है। हर वर्कर का एक फिक्स्ड काम हुआ करता है। सपोज किसी को टायर लगाना था, किसी को बोल्ट लगाना था, तो वो अपने काम में मसरूफ था। इस तरह जो वर्कर काफी तंग आ चुके थे, उन्होंने पहले जॉब छोड़ने का इरादा किया, लेकिन हेनरी फोर्ड ने उनकी सैलरीज को, फिर उनकी वेजेस को बढ़ाया, तो इस तरह प्रोडक्शन बढ़ गई। लेकिन हेनरी फोर्ड का मॉडल बाद में और जो गुड्स बनाते थे उन्होंने, जैसे रेडियोस, टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह, उन्होंने भी ये मॉडल इस्तेमाल किया। और इस तरह जो यूरोप में काफी यूएस में काफी ज्यादा मास प्रोडक्शन गुड्स की हुई। जब प्रोडक्शन ज्यादा हो गई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को इंस्टॉलमेंट पर, मंथली जो रिपेमेंट पर दे दिया लोगों को, ये सब चीजें जो घरेलू जरूरत थी। तो इस तरह ये एक पूरा जो सिस्टम था उन्होंने बिछाया है, एक नेटवर्क बिछाया है जो अपने गुड्स का। लेकिन जब क्राइसिस हो गई 1920s के बाद, जब क्राइसिस हो गई, तो लोग उस सिचुएशन में नहीं थे कि वो उसको रिपीट किए। इस तरह अगर हम देखेंगे 1920s की बात करेंगे, 1920s में यूएस जो था आफ्टर वॉर, ये इमर्ज हुआ जो एक मेजर डेबिटर से एक मेजर क्रेडिटर बना, क्योंकि यूएस ने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया था यूरोप में, और यूरोप उसके बरक्स हम देखेंगे एक मेजर क्रेडिटर से एक मेजर डेबिटर बन गया, क्योंकि उन्होंने काफी ज्यादा बोरो किया था यूएस से। सो यूएस का यूएस जो मेजर ओवरसीज लेंडर बन गया आफ्टर वॉर। सो मास प्रोडक्शन जो हुई, तो उससे जो नेटवर्क बिछाया है जो गुड्स का, तो उसकी रिपेमेंट आफ्टर वॉर वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से एक क्राइसिस शुरू हो गई, न कि सिर्फ एग्रीकल्चर में, न कि सिर्फ जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, बल्कि जो लोगों के पास जो सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो जो उन्होंने बोरो किया था उसको रिपे नहीं कर पा रहे थे। उसकी वजह से फिर इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन जो थे उनको काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अल्टीमेटली जब हम देखते हैं सिर्फ यूएस में तकरीबन 1 लाख कंपनियां जो थी वो बंद हो गई, और तकरीबन 4000 बैंक्स जो क्लोज करने पड़े। तो इस तरह काफी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस था दैट वाज लेफ्ट टू रॉट, कोई इसको खरीदने वाला नहीं था, फैमिली इनकम खत्म हो चुकी थी, और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ चुकी थी आफ्टर वॉर। तो उस सारे सिचुएशन को हम देखते हैं ग्रेट डिप्रेशन, उसको कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। तो उसने तमाम इकोनॉमीज को अफेक्ट किया, तमाम वर्ल्ड की इकोनॉमीज को अफेक्ट किया, और ये अब सारी इकोनॉमी जो थी वो ये जो उनके जो गवर्नमेंट थी वो ये सोच रही थी कि कैसे अपने आप को उस मुसीबत से निकालेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम देखते हैं इंडिया बीइंग द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, जब आपको पता है कि हिंदुस्तान जो है वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो यहाँ भी उसके असरात पड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा असरात पड़े। यहाँ जो जूट प्रोड्यूसर्स थे या एग्रीकल्चरिस्ट जो लोग थे,
وہ کافی متاثر ہوئے اس سے. وہ اپنے جو رینٹس نہیں دے پا رہے تھے, وہ جو انہوں نے بارو کیا تھا وہ اس کو واپس نہیں کر پا رہے تھے. دیٹس وائی یہاں لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے پھر اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے گولڈ, ان کے پاس جو جیولری تھی اس کو بیچنا شروع کیا. اور اس طرح کافی تعداد میں جو گولڈ جیولری ہندوستان سے یورپ کی طرف گئی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ لکھتے ہیں اکنامسٹس کے یہ گولڈ جو ہندوستان سے یا جیولری جو تھی واٹ ایور ان کی جو سیونگز تھی جو ہندوستان کے لوگوں نے جو دے دیا, اس نے پھر کافی زیادہ مدد کیا یورپ کو ریکور ہونے میں. تو اس طرح جو گریٹ ڈپریشن ہے وہ تقریباً 1929 تک چلا ہے کچھ کنٹریز میں. تو اس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا. تو اس کے بعد کیسے ریکوری ہو گئی آفٹر وار. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ وار ختم ہوا, اس کی وار کے بعد جب یورپ اپنے آپ کو ریکور کر رہا تھا ایک اور وار ہوا جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار. 1939 میں ہوا اور 1945 میں ختم ہوا. تو یہ وار جو ختم ہوا اس کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوا 1939 میں, تو اس وار کے بعد کیا سچویشن رہی ہے, کیسے دنیا کی جو کنٹریز ہے انہوں نے کیسے اپنے آپ کو آرگنائز کیا, وہ میں نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں. تب تک کے لیے خدا حافظ.